ये दोनों इक्वल फंक्शन है बेटा, समझ में आया? ये दोनों इक्वल फंक्शन है, दोनों की डोमेन सेम, रेंज सेम, कोई सा भी एक्स पटक चाहे इसमें दोनों से सेम आंसर आएगा। ऐसे इक्वल आइडेंटिकल समझ में आए? बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा फंक्शन का ग्राफ जो दो लाइंस के बीच में सिमट के रह जाए उसको हम बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ या एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सको, दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सको, जिसके अंदर पूरा का पूरा ग्राफ समा जाए, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m सच दैट कि fx का मॉड उस m से छोटा हो। जैसे sin x है, sin x एक बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि वो 1 और -1 या 2 या -2 लाइन चाहे कहीं पर भी खींचो। जैसे कोई बोले ना कि sin x वाला फंक्शन बाउंडेड है क्या, तो 1 और -1 नहीं, आप ये भी बोल सकते हो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में ये पूरा ग्राफ आ गया तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है। समझ में? जैसे FPF है, बिल्कुल सही, फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ x है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो, कहीं पर भी खींचो, दो हॉरिजॉन्टल के बीच में आ रहा है क्या, हाँ सर दैट इज बाउंडेड फंक्शन। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, सिग्नम ऑफ x हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे बाउंडेड फंक्शंस होते हैं। और अनबाउंडेड सर जैसे ये वाले एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, e की पावर x का ग्राफ आप दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में नहीं खींच सकते। पीछे बैठा था सुस्मिता और संतोष एकदम बीच में बातें नहीं कर रहे हैं। सुनीता ने कहा ये देखो टिडिन टिडिन, ये खींच दी, ये बाउंडेड होगा ना। अरे दीदी ये आगे भी बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। 10x भी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में नहीं आ सकता, x² + 1/x इसका ग्राफ भी आपने देखा है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में नहीं आ सकता, ये बाउंडेड है। हाँ बेटा सिग्नम लिख तो दिया, और क्या आप इसकी पप्पी लेगा क्या, लिखा तो हुआ यहाँ पे, गजब आदमी है भाई। सिग्नम x लिख लो सर, सिग्नम x वो लिखा हुआ, बाउंडेड एंड बाउंडेड समझ में आया? चलिए एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट फॉर्म, नाम है सिर्फ सुनते जाओ। जब x मैंने तो ऐसे याद करके और अभी तक ऐसे ही याद है, जब x मिला जुला कर लिख दिया जाए। अच्छा एक और चीज अपने दिमाग से ये निकाल देना कि सर आप तेज ले, तेज नहीं, ये बेटा नाम है सिर्फ। जैसे एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट किसको बोलते हैं? जब x और y मिला जुला के लिखे हो तो उसको हम बोलते हैं इंप्लिसिट फॉर्म, और जब y अकेला और x का पूरा फंक्शन एक तरफ उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला है, अभी ये कौन सी फॉर्म है सर? x और y मिला जुला कर लिखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं इंप्लिसिट फॉर्म। अब क्या यहां से आप y को अकेला कर सकते हो? तो सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो जब मिला जुला के लिखे हो तो इंप्लिसिट, और जब y अकेला और इधर फंक्शन ऑफ x तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर इंप्लिसिट फॉर्म से निकलकर एक्सप्लिसिट फॉर्म में पहुंच जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, अब सर ये सिर्फ और सिर्फ इंप्लिसिट फॉर्म ही रहेगी, आप इसमें y को कभी अकेला कर ही नहीं पाओगे, इसमें y कभी अकेला होगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक इंप्लिसिट फॉर्म के करस्पॉन्डिंग आपको दो एक्सप्लिसिट फॉर्म मिले या दो ज्यादा भी मिले, बट देखो ये वाला इंप्लिसिट रहेगा, इसमें आप y को अकेला कर ही नहीं पाओगे कभी। ठीक है ना? ये y को ना अकेला करने वाले केस आप पहले भी देख चुके हो। तो समझ में आया? y alone या y has been expressed in terms of x alone, then it is not as explicit function corresponding to each implicit equation. Implicit there can be two or more than two explicit functions satisfying. ठीक है, जैसे कि अब इसको जब मैंने y को अकेला किया तो दो आगे प्लस माइनस, क्लियर है एकदम? एक्सप्लिसिट किसको बोलते हैं? मिला जुला कर, और y अकेला कर लो तो एक्सप्लिसिट उसको बोलते हैं y अकेला, बाकी सारा फंक्शन ऑफ x। एक छोटी सी चीज और रही थी, इक्विवेलेंस क्लास किसको बोलते हैं? है ना, है ना, इक्विवेलेंस क्लास किसको बोलते हैं? हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन आपने देखा होगा एक, हाँ वापस से ये रिलेशन का टॉपिक है सर ये तो पुराना, हाँ ठीक है, रिलेशन याद आया एकदम, पुराना चलते, पुराना रिलेशन पढ़ा था आपने, याद है? क्या आप लोगों को ये पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? सर सेट ए से सेट ए में डिफाइन किया गया एक ऐसा रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस हो, मतलब आपको एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जो इक्विवेलेंस होना चाहिए, है ना? जैसे मान लेते हैं इस तरफ हमारे पास में एलिमेंट है 1 2 3 और इस तरफ हमारे पास में एलिमेंट है 1 2 3, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब होना चाहिए। तो सर ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ 1 2 2 1, लो भैया, तो जो रिलेशन R है वो है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हाँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। सेट ए से सेट ए में अगर मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाऊं, पहले R का इक्विवेलेंस होना बड़ा जरूरी है। अब मैं आपसे पूछूंगा सेट ए के एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास, मैंने पूछा कि व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1, ये जो 1 है इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। पूछने का तरीका क्या होता है? साइन लगाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, बट हाँ इक्विवेलेंस क्लास को ये डिनोट करता है। ठीक है, तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं सर, इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? वो एलिमेंट जिससे 1 रिलेटेड है, वो एलिमेंट जिससे 1 रिलेटेड है, तो 1 1 से और 2 से रिलेटेड है, तो उन दोनों एलिमेंट्स का सेट बना दो। व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 2, एलिमेंट 2 की इक्विवेलेंस क्लास पूछने का तरीका होगा ये जस्ट एक सिंबल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 किस किस से रिलेटेड है बेटा, वो बता दो। सर 2 1 से रिलेटेड है और 2 से रिलेटेड है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 3 पूछने का तरीका ये, और एलिमेंट 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है? सिर्फ एलिमेंट 3, खत्म, है ना? क्या ये बात क्लियर है सबको? हलवा है? हाँ बस ये एक छोटी सी बात रह गई थी, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इक्विवेलेंस क्लास कब डिफाइन होती है? एक ऐसा रिलेशन जो सेट ए से सेट ए में डिफाइन होगा और वो खुद इक्विवेलेंस होना चाहिए। अब इसमें मत पूछने लग जाना कि सर इसकी इक्विवेलेंस क्लास बताओ, 1 2 3 1 2 3, ये 1 1 से 2 2 से 3 3 से और 1 2 से, मतलब सिर्फ 1 2 है 2 1 है ही नहीं। तो जब 1 2 है और 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, तो इसमें आपसे कोई इक्विवेलेंस क्लास पूछेगा भी नहीं। कोई डाउट है इसमें?
नो सर, देख लेते हैं, थोड़ा फॉर्मली डिफाइन कर दूं, थोड़ा अच्छा रहेगा। Say R is an equivalence relation defined on set A. The equivalence class of any element is denoted by this. ठीक है, अब होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी कि अगर A, B रिलेट हो रहे हैं, मतलब A, B अगर रिलेशन में है, तो ये सेकंड एलिमेंट वो बता दो, वो इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट बन के आएगा। जैसे मान लो यहां पे अगर मैं पूछूं 1 का आप इक्विवेलेंस क्लास हमसे पूछ रहे थे, तो देखो A, B ये जो सेकंड एलिमेंट है इसका सेट बना दो, तो ये लो, ये तो इक्विवेलेंस क्लास है। बेसिकली देसी भाषा में पूछे तो क्या पूछा जा रहा है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are connected to element A under relation R। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक सेट है ये, एक रिलेशन R मैंने डिफाइन किया, रिलेशन R में A, B का पेयर बनाएंगे सच दैट A प्लस B होना चाहिए इवन, और A, B या A और B बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा, तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1, और ये पूछने का तरीका होगा 1 के ऊपर ऐसा बॉक्स वाला साइन बना दूंगा। तो अब की बार जब मैंने रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए से सेट बी में, क्यों ए और बी दोनों सेट ए से आ रहे हैं, किस तरीके से रिलेट करोगे कि ए प्लस बी इवन होना चाहिए। अब सर ये वाली बात जस्टिफाइड तभी रहेगी, डिफाइन तभी होगी जब ये आर इक्विवेलेंस होगा। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि आर इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ए का पेयर, तो ए प्लस ए बराबर 2a, क्या ये इवन होगा? हाँ सर, बिल्कुल सत्य वचन। फिर सर ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर ए बी का सम इवन आता है तो बी ए का सम भी इवन ही आएगा, जगह बदलने से सम नहीं बदलता। तो सर ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं कि ए बी अगर इवन है और बी सी अगर इवन है, मतलब इनका सम ए प्लस बी बराबर इवन और बी प्लस सी बराबर इवन, तो क्या आप यहां से ये बोल सकते हो कि ए सी भी इवन होगा? तो आंसर इज सर यस। कैसे? जनरली आप देख सकते हो दोनों को घटा दो, तो ए माइनस सी इवन माइनस दूसरा इवन, तो ये एक इवन नंबर आ गया। दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन अगर इवन नंबर आ रहा है तो उनका एडिशन भी इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि इवन नंबर आने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों इवन या दोनों ऑड। ऑड में से ऑड घटाओ तभी इवन आता है, या इवन में से इवन घटाओ तभी इवन आता है ना। तो सर इस केस में जब आप जोड़ोगे तभी तो जवाब इवन आएगा। तो बेसिकली ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया है ये तीनों है, ये क्या है? इक्विवेलेंस है। ठीक है ना। अब इक्विवेलेंस है तो आपको ये बताना है कि एलिमेंट 1 किस किस से रिलेट होगा। इस तरफ सेट ए, इस तरफ सेट ए, आपको इस तरफ एक रिलेशन आर, तो 1 बता दो सिर्फ किस किस से रिलेट हो रहा है। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 से रिलेट नहीं होगा, 1 3 से होगा और 1 5 से होगा। तो 1 रिलेट होगा किस किस से? 1 3 5 से, तीनों से होगा। तो ये जो सेट बना है ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास है जी। ये जो सेट बना है ये क्या है? इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। एसएमजी है ना। ये इक्विवेलेंस क्लास वाला जो पॉइंट है ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। एक बार समझना इसको ध्यान से कि वो क्या बोल रहा है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये घर पे इस पे टाइम बिताना थोड़ा जरूरी है। वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, फर्जी बात है। आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई है, जेईई मेंस वालों ने इक्विवेलेंस क्लास पूछ ली है इसलिए। वैसे तो एनसीईआरटी का टॉपिक का कोई नाम लेता नहीं था। सर अभी बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस भी जेईई मेंस में एक आधी बार आया है, वो सिंबल यूज हुआ है सिर्फ, है ना। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मतलब वो सवाल के अंदर जाके डिफाइन करेगा। बाइनरी ऑपरेशन को जनरली स्टार से डिनोट करते हैं, ध्यान सुनना। ये ऑपरेशन होगा कोई भी, इसका मतलब वो मायने सवाल के अंदर जाके डिस्क्राइब करेगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि a स्टार b का मतलब है a स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो अगर मान लो मैं आपसे 1 स्टार 2 पूछूं तो 1 स्टार 2 का मतलब होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, तो ये आ जाएगा 8 और 1 9। ठीक है, तो सवाल के अंदर जाकर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब डिस्क्राइब किया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि a स्टार b मतलब कि a प्लस b, a स्टार b का मतलब सर ये भी हो सकता है कि a की पावर b, कुछ भी वो सवाल के अंदर डिस्क्राइब करेगा कि क्या है। बाइनरी ऑपरेशन लगाने के लिए आपको दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेशन मैं इसको गलत बोल रहा हूं अभी, तो ये स्टार सिर्फ एक नॉर्मल ऑपरेशन है। स्टार क्या है? एक नॉर्मल ऑपरेशन है। इसको बाइनरी बोलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको बाइनरी कब बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखना, ये ऑपरेशन a क्रॉस a से a में डिफाइन होगा। सर एक तरफ मतलब, हाँ, स्टार कहां से डिफाइन होगा? a क्रॉस a से लेकर a, मतलब यहां पर आपके पास में पेयर बनेगा a, b का, और ये इधर रिलेट होगा किसी एलिमेंट से। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूं कि एक एलिमेंट है 1, एक सेट है 1, 2, तो इस तरफ तो 1, 2 आ गया, और यहां पर अब इसके a क्रॉस a के जितने पेयर हो सकते हैं, तो 1 1 1 2 2 1 2 2, यहां से यहां ये स्टार डिफाइन होता है, ऑपरेशन डिफाइन होता है। अब इसको बाइनरी हम तभी बोलेंगे, इसको हम बाइनरी तभी बोलेंगे जब हम इन दो एलिमेंट्स के बीच में, देखो पेयर के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, इन दो एलिमेंट्स के बीच में हम ऑपरेशन लगाएं और उसका जो आउटकम है वो इस सेट में बैठा हो। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मैंने एक स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया कि a स्टार b का मतलब है a प्लस b, आप मुझे बताओ कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो सर अगर मैं a स्टार b की बात करूं तो 1, 1 पे लगाओगे तो 1 प्लस 1 2, ये वाली जो आउटपुट आई है यहां बैठी है। फिर अगर आप 1 स्टार 2 लगाओगे तो 1 प्लस 2 बराबर 3, सर ये जो आउटकम आई है इसमें है ही नहीं, जबकि ऑपरेशन कहां से कहां डिफाइन हुआ है? यहां से यहां, तो सर इसके अंदर वो आउटकम होनी चाहिए। तो ये जो स्टार वाला ऑपरेशन है ये बाइनरी नहीं है, दिस इज नॉट बाइनरी, है ना। अब सर देखना दूसरा ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, a स्टार b का मतलब अब की बार मैंने आपको बताया a की पावर b, क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है? चेक करके बताओ सर, हर एक पेयर पे लगाओ। 1 स्टार 1 बताओ क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1 1, 1 स्टार 2 बताइए प्लीज, 1 की पावर 2 बराबर 1, 2 स्टार 1 बताइए प्लीज, तो 2 की पावर 1 बराबर 2, और 2 स्टार 2 बताइए सर, 2 की पावर 2 बराबर 4। ये सारे आउटकम जो आ रहे हैं ये तो सारे सेट पे बैठे हैं, बट ये जो आ रहा है सर ये नहीं बैठा, एक भी आउटकम ऐसी आ गई जो इस तरफ नहीं अवेलेबल, तो ये भी बाइनरी नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया किसको बोलते हैं कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी या फिर एक ऑपरेशन लगाने के लिए हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ये बाइनरी नहीं है, समझे। तो बाइनरी किसको बोलते हैं समझ में आ गई कहानी? आ जाइए, बस इतनी सी तो थी।
The operation applied between two elements of set A is called binary operation if result of the operation also belongs to set A. Set A के दो एलिमेंट्स के बीच में आपने ऑपरेशन लगाया और उसकी आउटकम सेट A में ही बैठी हो तो हम उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन होता है जी, है ना। जैसे मान लेते हैं कि सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है P, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आप कितने डिफाइन कर सकते हो सेट A में? तो सेट A में नहीं सर, ये ऐसे डिफाइन होंगे A क्रॉस A से लेकर A में। अब ये बताओ A क्रॉस A में टोटल कितने पेयर्स होंगे? ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है सर। इस तरफ हमारे पास में टोटल पेयर्स होंगे P स्क्वायर, और इस तरफ हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं सर? हमारे पास में इस तरफ एलिमेंट्स हैं P एलिमेंट्स। तो वैसे वापस वही पुरानी कहानी, इसको रिलेट करने के कितने तरीके हैं सर? P, इसको रिलेट करने के P, इसको रिलेट करने के कितने ऑप्शंस हैं? P। तो ये P कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? ये P मल्टीप्लाई होगा P स्क्वायर टाइम्स, तो आंसर आएगा P की पावर में P स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ टोटल P स्क्वायर पेयर्स है, बिकॉज एक सेट में अगर P एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस A में P स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। हर एक को इस तरफ रिलेट करने के P एलिमेंट्स है, P ऑप्शंस है, तो P P P P P कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? P स्क्वायर टाइम्स, तो P की पावर में P स्क्वायर। इसको P क्यूब मत बोल देना भाई, ये कौन सा तरीका है भाई? ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आपको समझ में आए। चलिए फटाफट आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, और हर एक बाइनरी ऑपरेशन का मतलब या हर एक ऑपरेशन का मतलब आपको सवाल में दे रखा है ना। बस ये सवाल बताइए, खेल देता हूं। टाइमिंग देख रहे हैं मेरी? हाँ, थोड़ा सा लेट चल रहा हूं बस। हाँ मैंने बोला 8:45 पे स्टार्ट होगा। अरे ये तो देखते ही पता चल रहा है भाई, A प्लस बी, यहां से हर दो का पेयर बनाकर A प्लस बी। सर ये बाइनरी नहीं है, कैसे? तो मैंने कहा 3,4 पे ऑपरेशन लगा, 3 स्टार 4 दैट इज 3 प्लस 4, आंसर आएगा 7। क्या ये 7 इस सेट में बैठा है? तो आंसर इज नो। पहले वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। A स्टार B का मतलब है A इंटू बी, कोई भी दो का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 12 आ रहा है सर, 12 इसमें है ही नहीं, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। A स्टार B का मतलब है सर आपके पास एलसीएम ऑफ A कॉमा B, तो एलसीएम ऑफ 1 और 2 का एलसीएम उसके अंदर बैठा है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 6 सर इस सेट के अंदर बैठा ही नहीं है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। A माइनस बी, तो सर 1 में से 2 घटा दिया अगर आपने तो ये आएगा -1, क्योंकि हर दो पॉसिबल के बीच में 1 और 2 के बीच में, तो 1 -2 -1 सर -1 ऑपरेशन जो है, -1 जो नंबर है वो भी सेट A में नहीं बैठा। चौथे की बात करते हैं, है ना, चौथे की बात करते हैं सर, ये बाइनरी ऑपरेशन है, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 1 स्टार 1 की बात करें तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ 1, 1 और 1 में से जो मैक्सिमम है, तो दोनों बराबर है, दोनों में मैक्सिमम नहीं रहा। फिर मैं बात करूं कि 2 स्टार 3 का मतलब क्या है चौथे में? 2 स्टार 3 का मतलब है कि 2 और 3 में से बड़ा कौन है? सर 2 और 3 में से बड़ा 3 है। ऐसे करके जितने पॉसिबल लगाओगे, जिन भी दो नंबर्स के बीच में लगाओगे, मैक्सिमम का मतलब उनमें से बड़े वाला पूछ रहा है, तो सर ऑब्वियसली उनमें से बड़े वाला होगा, वो सेट में तो बैठा ही होगा, तो सिर्फ चौथा आपका बाइनरी ऑपरेशन है, बाकी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एसएमजे है ना, ठीक है। एक छोटी लाइन और देख लो, बस हो गया। ये जो लिख रहे हैं भाई कि मत एक्सटेंड करो, तो तुम्हें आज ही मैंने बोला है कि कल और परसों की क्लास में बेटा कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, उतनी मेरी बात पे विश्वास रखो। गजब करते हो यार। कल और परसों की क्लास में मैं आपकी क्लास 8:30 पर ही, ऑल्दो फिजिक्स केमिस्ट्री की 8:45 तक, मतलब 1 घंटा 45 मिनट जा रही है, मैं उससे पहले छोड़ दूंगा। ये छोटी छोटी बातें ये देख लो ना, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है? एनसीईआरटी के पॉइंट्स, देख लो फटाफट। चलिए अब सर एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि पूरे सेट का एक ही होता है। आपसे एक सेट दिया जाएगा, पहले वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो इस सेट पर हमने ये वाला बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, अब वो पूछेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कुछ नहीं करना, आप A स्टार E लगाओ और E स्टार A लगाओ, और ये दोनों ही तरीके से आंसर A आएगा। यहां से जो E निकल के आएगा वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, समझ गए? A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A, ऐसा सभी के लिए ट्रू होगा तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। एक के लिए भी गड़बड़ होगी तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कोई सा भी A उठा लो, E की वैल्यू आपको निकालनी है। अब स्टार क्या है वो तो आपको पता चलेगा, जैसे मान लो A स्टार E का मतलब है A इंटू E बराबर A, तो ये और ये कैंसिल होगा, E की वैल्यू क्या आ गई सर 1, तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट का एक होता है। अब बात आता है इनवर्स ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता है। जैसे कोई एलिमेंट है सेट ए में, मैं पूछूं इसका इनवर्स बताओ, तो इसका इनवर्स कुछ और होगा, वो इनवर्स निकालेंगे कैसे? तो सर आप एक ऑपरेशन करना, A स्टार B बराबर E और B स्टार A भी E के बराबर होना चाहिए, तो यहां से A का जो इनवर्स होगा वो B कहलाएगा, और ये जो E है ये कौन है सर? ये E है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या मेरी बात समझ में? तो यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, वो इसमें रखो, फिर यहां से हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकाल लो, तो B बराबर A इनवर्स, ठीक है। और ये B A E वैसे भी देख लो सर, इन दोनों का आउटकम E है, तो ये सेट A में होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन आप A और E पर लगा रहे हो तो ये भी सेट A में होना चाहिए। तो बाइनरी शब्द आते ही या फिर ये स्टार देखते ही सेट A के अंदर ही सारा खेल चलेगा, इससे बाहर नहीं जा सकते आप। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने एक बाइनरी या फिर एक ऑपरेशन डिफाइन किया, रियल नंबर सेट, मतलब दोनों ही रियल नंबर्स हैं, दोनों ही क्या है? रियल नंबर्स हैं, और इसका मतलब क्या है? मायने क्या है? A और B को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर दो। छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा हूं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बताया सर आपने? A स्टार E बराबर A कर दो। अब A स्टार E का मतलब आपको यहां से पता चलेगा AE अपॉन 4 बराबर A, यहां से E की वैल्यू आपको दिख रही है 4 आ गई सर, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 4 है। कितने लोगों को बात समझ में? इस पूरे रिलेशन का या बाइनरी ऑपरेशन का। सर आपने इसको बाइनरी कैसे बोल दिया? मैंने दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर रहा है, जो भी आएगा वो एक रियल नंबर ही होगा ना, मैंने वहां पे सारे रियल नंबर ले रखे हैं, तो जो भी आएगा वो होगा तो रियल नंबर, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है जी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए इनवर्स ऑफ एलिमेंट 3, आपको एलिमेंट 3 का इनवर्स बताना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 3 स्टार B बराबर E के सॉल्व कर लो। यहां से E आपका 4 है, 3 स्टार B का मतलब हो गया 3 और B को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय 4, यहां से B की वैल्यू आ जाएगी 16/3, ठीक है ना। तो इसका जो इनवर्स एलिमेंट है ना,
वो है 16/3। कितना आ रहा है? 4/3 नहीं, 16/3। देखो ये तो बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट यहां रखो, बी इनवर्स एलिमेंट है, ए वो एलिमेंट है जिसका आप इनवर्स पूछ रहे हो, पुट कर दिया। अब जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट आपको चाहिए इनवर्स चाहिए √7 का, तो √7 स्टार बी बराबर ई। ई की वैल्यू आपने निकाली है 4, ये कितना आ जाएगा √7 इंटू बी बराबर 4। यहां से बी आ रहा है सर 16/√7, तो इसका जो आपके पास में इनवर्स एलिमेंट है वो आ रहा है 16/√7। जो लास्ट केस है जीरो का इनवर्स एलिमेंट, जीरो का इनवर्स एलिमेंट, तो 0 स्टार बी बराबर ई, इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 इंटू बी बटे 4 बराबर ई आ रहा है सर 4। यहां से आप बोलोगे सर दिस इज नॉट डिफाइंड सिचुएशन, ठीक है, बी की वैल्यू आएगी नहीं, तो यहां से हम बोलेंगे कि 0 का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, क्या बोलेंगे? डजंट एग्जिस्ट। तो इनवर्स एलिमेंट हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट सबका एक ही होता है, ठीक है। आई होप आपको आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट समझ में आया होगा, ठीक है जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। यस, छोटी छोटी बातें जो आपको पता है सिर्फ वही करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे हम बात, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यस, इसमें जो दो वर्ड यूज हो रहे हैं वो दोनों आपको पता होनी चाहिए। ऐसा बोल बोल के मैं आपको डरा डरा के ये काम कर सकता हूं, ठीक है, कि आप इस चैप्टर से नफरत करने लग जाओ। फर्स्ट, इसमें दो शब्द कौन कौन से यूज हो रहे हैं सर? फर्स्ट इज इनवर्स, कि इनवर्स किसको बोलते हैं? हाँ सर हमें एक फंक्शन का इनवर्स निकालना आता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं? तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है चैप्टर से नफरत करने लगे। धीरे धीरे जो भी क्लास 11 का पोर्शन यूज होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ में, ठीक है। जब इतना सपोर्ट किया है, जब क्लास 11 का पूरा फंक्शन पढ़ाकर डिटेल में समझाकर, वो अलग बात है कि मैं 27 लेक्चर लग गया, 28वां लेक्चर भी लगभग लग गया, पर पूरा पढ़ा तो दिया, तो इसमें भी जो चीजें इस्तेमाल होंगी, ठीक है, वो जाननी आपके लिए जो जरूरी होंगी वो, बट इसमें मेजर पोर्शन जो है बेटा वो आपके एंड पे लाई करता है। क्यों बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री? बिकॉज़ इसमें फॉर्मूले याद करने हैं। अब बैठ के मैं से याद तो करवाने जरा कि बताओ sin 2x का फॉर्मूला सर 2 sin x into cos x, ऐसे थोड़ी सुन सकता हूं, ये तो तुम्हें खुद लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। बट फिर भी कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट होगा, कोई चीज ऐसी होगी जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं समझ में आई होगी, वो मैं वापस डिस्कस करूंगा। बट ऑल्दो दिस चैप्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, इसकी अपनी एक अलग गणित है, समझ पा रहे हो? अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो इसकी वेटेज में आप बोल सकते हो वन क्वेश्चन फॉर श्योर इन जेईई मींस, वन क्वेश्चन फॉर श्योर इन जेईई मींस एज वेल एज, ऐसे बहुत कम चैप्टर्स होते हैं बेटा। पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि एडवांस में जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आसान वाले सवाल, वही चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक एक सवाल आपका पक्का है। इस वैरायटी में आप देखोगे मैंने रिलेशन फंक्शन इतना बड़ा चैप्टर है, मैंने इस पर नहीं लिखा था वन क्वेश्चन फॉर श्योर। सिर्फ जेईई मेंस में आप बोल सकते हो, जेईई एडवांस में डाइसिस सिचुएशन है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में जरूर लिखा था, इसमें 100% फिर बोल रहा हूं। हाँ, इसका एडवांस में, ये सिर्फ एडवांस में तो वैसे देखो एक्चुअल में तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यार, बट आप पैटर्न के बेसिस पे बोले तो सवाल आ रहे हैं। जेईई एडवांस में आईटीएफ आपको दिखता है, ठीक है। क्या है जी आईटीएफ? सर बेसिकली इस सवाल में चैप्टर स्टार्ट करते ही तुम्हें सबसे बड़ा डाउट आएगा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स लेने वाले हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, इतना फंक्शन पढ़ा दिया है, पागल हो गए हो का? मैं कहा वो बोले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे लोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है ये बताओ सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, मैनी वन होते हैं, वो नॉन इन्वर्टिबल होते हैं। सर आप लगता है आपको भूख चढ़ी, आप घर पे जाइए खाना खाइए सर। अरे मैंने कहा सही बोल रहे हो, हाँ समझे कि नहीं समझे सर? उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स लेंगे। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते, मैनी वन है वो, sin x का ग्राफ मैनी वन है, समझ पा रहे हो? इसका इनवर्स कहां से आएगा? पहले हम क्या करेंगे, उसकी कटौती ट्रिमिंग करेंगे, समझ में? सीजर्स निकाल लीजिए, पहले हम sin x को काटेंगे, sin x को हम पहले 1 1 on 2 बनाएंगे। 1 1 on 2 बोले तो सर 1 1 on 2 मतलब 1 1 on 2 बाइजेक्शन बनाएंगे, फिर उसका इनवर्स लेंगे। हाँ छोड़ेंगे नहीं, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉन इन्वर्टिबल, बट यस हम उनको क्या करेंगे, इन्वर्टिबल बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आ जाइए, ये रहा sin x का ग्राफ, ठीक है। अब हम इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा कि अगर आप -π/2 से लेकर π/2 लेते हो, मतलब सिर्फ इतना ही ग्राफ लेते हो, तो ये फंक्शन सर देख लो आराम से, ये फंक्शन sin x नहीं है, ये sin x का एक पोर्शन है। अब सर ये हो गया 1 1 और on 2 है ना। फिर एक बच्चा पीछे बैठा तो बोले सर ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ी जरूरी है, हम ये वाला पोर्शन भी तो ले सकते हैं। आ जाइए, एक बच्चे ने बोला सर ये वाला भी तो हमारे पास में कहां से कहां तक, ये जो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कहां से कहां तक? π/2 से लेकर 3π/2, 1 और -1। सर ये इतने पोर्शन 1 1 है, देख लीजिए ध्यान से, है ना। फिर अब संतोष, सुस्मिता, सुनीता सब बैठे, सुनीता ने भी बोला सर ऐसे क्यों? यह लीजिए ना प्लीज। मैंने कहा बेटा सुनीता तुमने शायद सुना था, ये बेटा इसका वो पोर्शन उठा के लाना है जो 1 1 हो, और on 2 हो मतलब जिसकी रेंज -1 से बन जाती हो। 1 1 में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इतना ही पोर्शन उठा लो, वो जो 1 और -1 दोनों कवर करता हो, रेंज पूरी की पूरी कवर करे, बट हाँ 1 1 हो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको फिर अगर लिखना पड़ेगा तो थोड़ा लिखेंगे भी ध्यान से कि अब की बार जो हमारा फंक्शन है sin x जो है वो डिफाइन कहां से कहां तक हो रहा है, -π/2 से लेकर π/2, और इसकी रेंज है -1 से लेकर 1। अब हम इसका इनवर्स लेंगे, ठीक है, अब हम इसका इनवर्स लेंगे, ठीक है। और अगर ये वाला पोर्शन आप डिफाइन करना चाहते हो तो जो फंक्शन है उसकी डोमेन कहां से कहां तक ले रहे हो आप, π/2 से लेकर 3π/2 और -1 से लेकर 1, ठीक है, क्योंकि वही 1 1 on 2 बोलने के लिए रेंज को डोमेन सब कुछ दिखाना पड़ेगा ना। मैंने कहा इसका इनवर्स बताइए प्लीज।
व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस? सर हमें ये तो लिखना आ गया कि इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स बोलते हैं। दिस इज द साइन ऑफ इनवर्स नॉट पावर, ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ इनवर्स नॉट द पावर, पावर नहीं है, 1 अपॉन साइन एक्स नहीं लिखा हुआ, वो कोसेक एक्स नहीं लिखा हुआ। सर अगर ये यहां से यहां डिफाइन है तो वी नो इनवर्स में क्या होता है, चेंज हो जाएगा। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होगा? इसकी डोमेन होगी -1 से 1 और इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से लेकर π/2, है ना। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपने शायद ये कहीं देखा होगा कि एक फंक्शन और उसका इनवर्स का ग्राफ कौन सी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये बेसिकली आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इनवर्स फंक्शंस। तो sin x एक इनवर्स फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं था, उसको इन्वर्टिबल बनाया और -π/2 से π/2 तक के लिए मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं। y बराबर x लाइन के अबाउट इन्वर्टिबल मतलब ग्राफ निकाल दें। हां सर, अगर सर ये वाली शेप इस तरफ जा रही है तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वैसे जाएगी, और ये इधर जा रहा है तो इसकी मिरर इमेज ऐसी जाएगी। ठीक है भाई, एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया। आराम से देख लीजिए, पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट ले लो। इस पॉइंट की अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये है π/2, 1। अब अगर fx के ग्राफ पर π/2, 1 बैठा है तो f इनवर्स के ग्राफ पर 1, π/2 होगा। तो इसकी जो शेप आती है वो ये आती है, 1 पर वैल्यू π/2 और -1 पर वैल्यू -π/2। ठीक है, और शेप कहां से आई सर? ये रही। यहां पे थोड़ी टाइट शेप बन गई, बट कोई बात नहीं, इसको ऐसे खुला खुला करके बना लो, है ना। कितने लोगों को बात समझ में? तो साइन इनवर्स फंक्शन ये हो गया। अब कुछ बच्चों ने आवाज उठाई, बोले सर इसका इनवर्स क्यों नहीं लिया जाता? क्या ये इन्वर्टिबल नहीं है? इन्वर्टिबल है, सारा खेल आपके सामने है कि हमें sin x का एक पोर्शन काट के उसका इनवर्स लेना है जो कि 1, 1 और 2। तो ये पोर्शन भी वैलिड है, 100% वैलिड है। आपने स्टैंडर्डाइजेशन का नाम सुना है? जैसे दुनिया जो है कंफर्टेबिलिटी के लिए स्टैंडर्डाइजेशन की ओर जा रही है, क्या आपको ये बात पता है? हाँ, आईफोन वाले भी अब सी टाइप चार्जर देने लगे हैं ताकि अगर किसी के पास घर पे सी टाइप केबल हो तो उसको खर्चा ना करना पड़े। ठीक है ना। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि जो हेवल्स कंपनी है जो ये प्लग बनाती है, उसने ये इनके बीच की स्पेसिंग, और जो दूसरी मान लो फिलिप्स है, उसने ऐसे बड़े बड़े स्पेसिंग बना दी हो, एक किसी के चार्जर के जो 2 पिन के बीच की दूरी होती है वो इतनी रही हो, एक किसी की इतनी बड़ी हो जाए, एक किसी का चार्जर इतना बड़ा एक छोटा, ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता? स्टैंडर्डाइजेशन क्यों यूज किया जाता है? ताकि सर एक बात बोले, सब लोग इस्तेमाल कर सकें। खुद सोचो कि तुम्हारे लैपटॉप के जो 3 पिन आता है वो अलग साइज का हो, टीवी का 3 पिन अलग साइज का हो, वॉशिंग मशीन का 3 पिन और बड़े साइज का हो, तो सर हम घर बना रहे हैं कि जंगला बना रहे हैं? वो तो घर ही खुदवाते रह जाएंगे हम। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जाता है? कि हाँ भाई 3 पिन जितनी भी साइज की धरती पे बनेंगे वो तीनों पिन के बीच की दूरी ये वाली रहेगी ताकि वो सब प्लग में लग जाए, ताकि सब लोग इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आप इसका इनवर्स लेना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं है, बट सब लोग इसका इनवर्स ले रहे हैं। हाँ, और सवाल इस पे बन रहे हैं, इसी पे पूछे जा रहे हैं। सर फिर हम तो अलग रह गए सर। हमने एक इन्वेंशन करी जिसके 3 पिन का साइज इतना बड़ा बना दिया। अब हमारे पास में लोग आए, उन्होंने कहा तुम्हारा प्रोडक्ट तो नहीं लगे, बोले ये 3 पिन हम लगाएंगे कहां, प्रोडक्ट तो ठीक है। तो वैसे ही एकमात्र लॉजिक है कि हम यही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सब लोग यही पढ़ रहे हैं। नहीं समझे? अगर सब लोग ये पढ़ रहे होते तो हम इसका इनवर्स पढ़ते। समझ में आया? तो जब भी आप आईटीएफ का सवाल देखोगे तो वो बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज, वेयर इनवर्स का जो प्रिंसिपल, हर बार वो लाइन लिखते हैं। मतलब इसके बाद वो जब भी डिफाइन करेंगे सवाल में y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x, और उसमें लिखेंगे आगे चल के where the principal range of the sin inverse of x is -π/2 से लेकर π/2। मतलब वो ये बात क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम ये वाला इनवर्स पे सवाल पूछ रहे हैं, ना कि इस पे। ऐसे तो लाखों करोड़ों हैं, तुम जितने मुझे सुन रहे हो, एक ने -π/2 से π/2 पार्ट काटा, एक ने π/2 से 3π/2 काटा, एक ने 3π/2 से 5π/2 काटा, सब लोग अपना अपना पढ़ते रहो इनवर्स। क्या ये बात समझ में आई? है ना। ठीक है, समझ में आया कि सिर्फ यही इनवर्स क्यों पढ़ा जाता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ले सकते हो, ले तो कोई सा भी सकते हो, बट सर ये स्टैंडर्ड है, ये सब लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। आ जाइए प्लीज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जन्म एक सर्कल से हुआ है। क्या आपको बात पता है? पार्टिकल चलने लगा, टीन 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 टीन, है ना। तो ये कहां से आए हैं? सर्कल से आए हैं। ठीक है, लिखने का तरीका इज टी इनवर्स लिख दो। टी मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स या कॉटेक इनवर्स ऑफ एक्स। चाहे आप टी इनवर्स लिखो या फिर आप ऐसा लिखो। मतलब यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहां पे जो मैं लिखूंगा ये एक ही बात है, आर्क साइन एक्स लिख दूंगा। तो आर्क साइन एक्स का मतलब भी सर यही है। दीज टू आर क्या है बेटा? सेम सेम। ठीक है। ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल मिरर इमेज अबाउट y बराबर x लाइन, वी नो दैट। हम वो बात जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो एक डोमेन रेंज एंड ग्राफ लिख लेते हैं बस, या फिर अगली क्लास से स्टार्ट करें? चलिए अगली क्लास। वैसे मैंने आपको डोमेन रेंज एंड ग्राफ बता दिया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का भी लिखना नहीं है कुछ। डोमेन ये रही, रेंज ये रही, ग्राफ ये रहा। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? ईमानदारी से बताना। क्या ये फंक्शन ऑड है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? और बस। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? जल्दी से बताओ। लिखना नहीं है। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? तो आंसर इज
है सर नो। क्यों सर? ये काय का पीरियोडिक रिपीट कहां हो रहा है इसमें? कुछ भी कछु रिपीट हो रहा है क्या? नो सर। क्या ये फंक्शन ऑड है? तो आंसर इज सर यस। इस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट की मिड पॉइंट ओरिजिन होगा। और अगर मान लो आपको ऑड चेक करना हो तो एक रास्ता और बताता हूं। आप एक काम कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका पोर्शन उठाओ, उसकी मिरर इमेज एक बार एक्स एक्सिस में और एक बार वाई एक्सिस में लो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पार्ट आ जाना चाहिए या रिमेनिंग पार्ट आ जाना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट उठाइए, एक पार्ट उठाइए, उसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लो। सर पहले किस में लेनी है? मैंने किसी में भी। इसकी मिरर इमेज वाई एक्सिस में ऐसी होगी और इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस में ऐसी होगी, तो रिमेनिंग पोर्शन आ जा रहा है। मतलब सर ये ऑड है। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सर π/2 और इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है सर -π/2, है ना? अब बस एक हल्के से सवाल के साथ मैं क्लास एंड करना चाहूंगा। अब तक ये दोनों सवाल आपके लिए सेम थे, है ना? क्या ये वाकई में सेम है ना? मैंने बोला कि वो वाला थीटा बताओ जिसपे साइन की वैल्यू हाफ आती हो। वैसे तो आपने देखा होगा कि हम लोग मतलब मैथ्स में हम ये इनवर्स वाली रिप्रेजेंटेशन बहुत कम यूज करते हैं एंगल्स में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यूज ही नहीं करते, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं यूज ही नहीं करते हैं, बट क्या हम फ्रीक्वेंटली यूज करते? नहीं सर, ये रिप्रेजेंटेशन यूज होती है जनरली फिजिक्स में, और वहां पे यहां से चलते चलते सीधा यहां पहुंचा दिया जाता है। ऑब्वियसली सर फिजिक्स मैथ्स मतलब वो सिर्फ एज ए टूल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो हमें डेप्थ में जाना होगा। सर यहाँ पर आप लाखों करोड़ों थीटा बता सकते हो। कौन सा ऐसे थीटा है जिस पर साइन की वैल्यू हाफ आती है? सर आप बोलोगे दैट इज π/6 30 डिग्री, 5π/6, है ना? फिर 2π + π/6 13π/6, है ना? और -7π/6 ऐसे करके। तो सर लाखों करोड़ों थीटा है जिस पर साइन की वैल्यू हाफ आती है। इसमें क्या है? साइन इनवर्स की वैल्यू हाफ। ध्यान सुनना, साइन इनवर्स आपको एज ए फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, जो कि होता है कहां से कहां? -1 से 1 से लेकर -π/2 से लेकर π/2। अब सर साइन इनवर्स की खुद की रेंज भी है। क्या है? रेंज। अब जब आप लाखों करोड़ों मत दे देना, अब सिर्फ एक ही जवाब आएगा जो इस रेंज में लाई करता हो। -π/2 और π/2 के बीच में सिर्फ एक एंगल है, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू हुई सिर्फ π/6 ओनली। क्या हुई? ओनली। क्यों? क्योंकि इन लाखों करोड़ों में से -90 और +90 के बीच में सिर्फ यही एक एंगल है। ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, ये -90 डिग्री से छोटा है ना? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर उसकी खुद की रेंज है। जैसे आप पहले बोलते थे साइन एक्स की वैल्यू, कभी मैं अगर आपसे ये वाला सवाल पूछूं कि साइन एक्स बराबर 7, तो देखते चिल्ला पड़ते थे x बिलोंग टू 5, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ हाफ देखते ही और कोई अगर 5π/6 बोले तो फिर चिल्ला पड़ना कि ये भी नहीं हो सकता। कारण क्या है सर? ये π/2 से बड़ा नंबर लिख दिया, ये इसकी रेंज से बाहर चला गया, है ना? तो ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है जो कि कक्षा 11वीं में पूछा जाता है, ये सवाल ITF का है जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। इसको वैसे मत पढ़ने लग जाना कि सर साइन की वैल्यू, हाँ इसको लेके जाएंगे साइन 5π/6 तो हाफ ही होता है। नहीं भाई, रेंज डोमेन पूरा पढ़ के समझना है। ऐसे समझे? चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 95, देन वी हैव 96, 97 सम क्वेश्चंस ऑन फंक्शनल रिलेशन। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन।